नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात सुशांत सिंह सुसाइड मिस्ट्री की। सुशांत सिंह की मौत जहां सवालों के घेरे में, तो वहीं न्यूज 18 को मिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खामियां सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह की पूरी जानकारी दी जाती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई चीजें मिसिंग है। केस के जांच अधिकारी की ओर से जुटाए गए शुरुआती सबूतों का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। वहीं शव को कब्जे में लेने और फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफर की ओर से की गई रिकॉर्डिंग का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ ही डेड बॉडी की हाइट और पहचान चिन्हों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। शरीर पर कोई भी चोट के निशान थे या नहीं, मौत होने के बाद शरीर में कौन से बदलाव आए, इस बारे में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे मौत के समय का भी पता नहीं चल पा रहा है। वहीं किस वजह से मौत हुई उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई। अगर सुशांत ने फंदे से लटक कर अपनी जान दी थी तो शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि ऐसा जिक्र होना चाहिए था। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब उम्मीद है बिहार पुलिस की टीम से, जो अपनी जांच के दौरान शायद इस गुत्थी को सुलझा पाए। इधर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उनकी पूर्व मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान सुसाइड केस की जांच में भी जुट गई है। सुशांत सिंह के सुसाइड से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी बिहार पुलिस रूमी जाफरी के बयान दर्ज करने के बाद मलवानी पुलिस स्टेशन जा पहुंची, जहां दिशा से जुड़े एफआईआर कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कलेक्ट किया। अब पुलिस बारीकी से दिशा केस की फाइल का अध्ययन करेगी। सुशांत केस की जांच में जुटी बिहार पुलिस की टीम ये जानना चाहती है कि सुशांत और दिशा की मौत का कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। आपको बता दें कि सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और चलिए अब आपको बताते हैं न्यूज 18 पर सुशांत केस में अब तक के 18 अपडेट्स क्या कुछ हैं। तो सबसे पहले आपको बताया, निर्माता निर्देशक रूमी जाफरी से पटना पुलिस ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे तक रूमी जाफरी से पटना पुलिस ने पूछताछ की है। पटना एसएसपी ने भी आधे घंटे तक रूमी जाफरी से बातचीत की है। बातचीत में पटना पुलिस ने अहम जानकारी भी ली है रूमी जाफरी से। मौत से पहले रूमी की फिल्म सुशांत ने साइन की थी। एसएसपी के साथ मिलकर पटना पुलिस अब रणनीति बनाएगी। माना जा रहा है कि अभी 6 और लोगों से पूछताछ हो सकती है। इधर पटना पुलिस के हाथ सुशांत के कॉल डिटेल्स भी लगे हैं। सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ करने पहुंची है पुलिस। हाल के लोगों के विरोध के बाद पुलिस को लौटना पड़ा। सिद्धार्थ मिरांडा के नाम पर सुशांत के सिम कार्ड की भी बात हुई है। सुशांत का हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा। कॉल डिटेल से पटना पुलिस को कई लीड भी मिली है। सुराग के आधार पर अब आगे जांच की ओर बढ़ रही है पटना पुलिस। बैंक स्टेटमेंट और दूसरी जानकारी हासिल कर चुकी है पुलिस। और जल्दी पुलिस टीम को सीनियर अफसर भी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी और लोगों से पूछताछ हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें अभी मिसिंग बताई जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज कराई। 28 तारीख से बिहार पुलिस मुंबई में और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के 48 दिन बाद सुशांत के पूर्व शेफ अशोक कुमार मीडिया के सामने आया और एक बड़ा बयान दिया। अशोक ने कहा कि सुशांत जैसा इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता। सितंबर 2019 तक वो सुशांत के साथ था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रांग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। मेरा वही है। क्या सिखाते थे, मतलब किस तरीके से मोटिवेट करते थे लोगों को? उनका ये है कि
कोई भी गलत चीज़ हो या जो भी उनका आगे की जो भी लाइफ का चीज़ है वो हमेशा लोगों को बताते थे कि आगे ऐसा करना है वैसा, तो उनका कभी ये सोचा नहीं था कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बिहार पुलिस की जांच टीम ने भी अशोक से पूछताछ की है। पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे डॉक्टर, दोस्त महेश शेट्टी, बहन मीतू सिंह सहित और भी कई लोगों से पूछताछ की और जरूरत पड़ने पर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। सर रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे सर? अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, हम करेंगे। जानकारी मिलकर आई है सर, समन किया सर, आप घर गए थे। चलो चलो सर आप घर गए थे, निगरानी में है हमारे। निगरानी में। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पटना पुलिस की जांच टीम के साथ दुर्व्यवहार की खबर को सिरे से खारिज किया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस जांच कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने जरूर लाएगी। हमें मौका मिलेगा, हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिहार पुलिस खुद करेगी, हम नहीं कर सकते क्या? अगर सुशांत के पिताजी को बिहार पुलिस पर भरोसा न हो, वो सीबीआई मांग करेंगे तो बिहार सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार निर्णय लेगी, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? इस मामले में बिहार सरकार का बयान भी सामने आया है। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहेंगे तो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। जहां तक सीबीआई की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर परिवार चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सफर परिवार की है, उनके पिताजी की है, अगर परिवार चाहेगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सीबीआई जांच में के लिए कहेंगे, लेकिन परिवार अगर चाहेगा तभी। बिहार सरकार को उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करेगी, लेकिन अब तक के हालात बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार सहयोग करने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार पुलिस की जांच टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कब तक सामने ला पाती है, ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से विरजम पांडे और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बाढ़ से पानी पानी हुए बिहार की। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तटबंध जो है टूट गया है। मुजफ्फरपुर के सकरा में टूटा है तिरुत नगर का तटबंध, तो वहीं मोहम्मदपुर कोठी के गांव के पास ये तटबंध टूटने की खबर आ रही है। वहीं दरभंगा में केवटी प्रखंड के करजा पट्टी में बांध टूटा है, 20 फीट से अधिक में बागमती का टूटा है सुरक्षा बांध। दरभंगा शहर का बाहरी इलाका इससे प्रभावित होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए हम आपको ये खबर एक बार फिर बता दें, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में तिरुत नहर का तटबंध टूटा है, मोहम्मदपुर कोठी गांव के पास ये तटबंध टूटा है। वहीं दरभंगा में केवटी प्रखंड के करजा पट्टी में बांध टूटा है और 20 फीट से अधिक बागमती का सुरक्षा बांध टूट गया है। दरभंगा शहर का बाहरी इलाका इससे प्रभावित हो सकता है। इधर मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचा रही है। अमर शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले पक्की सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। इससे करीब 30 गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। यह सड़क शिवहर तक निकलती है, लेकिन आवागमन बंद हो जाने से करीब 1.5 लाख की आबादी परेशान है। इतना ही नहीं, पानी की तेज धारा की वजह से यहां नाव चलाना भी मुश्किल है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। सड़क पर जरा पानी की धार देखिए कि कितनी तेज धारा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यह धारा और प्रबल होती जा रही है और पानी की मोटाई भी बढ़ती जा रही है। ज़मीन पर पैर ठिकाना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ज़रा दिखाएंगे लोग जरा कि आखिर दूर तक पानी किस तरीके से जो उर्मियाँ ले रही है, ये कितना तेज धार है अंदर के गांव में जाने के लिए। और जैसा कि लोग बताते हैं कि इस रोड के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय से लगभग 30 से ज़्यादा गांव जुड़ते हैं और इन सभी गांवों का संपर्क यहां टूट गया है। आप देखिए कि ये कितनी विशाल जलराशि ये बूढ़ी गंडक की धारा है। और ज़रा कैमरा सहयोगी पैर पर दिखाएंगे कि
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पानी बढ़ती जा रही है, पैर स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से सहयोग लेना पड़ रहा है यहाँ के लोगों से। पता नहीं कब गिर जाए। आखिर ये हालत इतनी यहाँ खराब है, लोगों को कष्ट है, आखिर ये सब क्या है? हम लोग ये देखें क्या स्थितियाँ हैं अंदर। सारे यहाँ का बहुत बुरा स्थिति है। यहाँ का जो है कोई प्रतिनिधि कोई विधायक कुछ नहीं करता है। बताइए सर हम लोग कहाँ जाएंगे? दो लोग किस तरीके से तार को पकड़ के आ रहे हैं, कितना खतरनाक उनकी हालत है। पता नहीं तार छूट जाए तो क्या होगा, तेज धारा में बहकर कहाँ जा सकते हैं। स्थिति तो काफ़ी खराब है। डीएम यहाँ की तो बात तो समझती नहीं है, जो बीडीओ साहब है वो भी बात तो समझते नहीं है। फिर भी इसकी जानकारी जो है, फिर भी इसकी जानकारी हम उनको, ये जानकारी हम पहुँचाएंगे, उनको हम जानकारी देंगे। परेशानी का समाधान जल्दी होना चाहिए, वरना लोगों का गुस्सा टूट सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 14 जिलों में लाखों लोग जो हैं परेशान हैं। किसी का घर डूब गया तो कोई अपने घर से सामान नहीं निकाल पाया। सुदूर गांव में बीमार गर्भवती महिला और बुजुर्ग हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे में एनडीआरएफ जलदूत बनकर लोगों को सेवा दे रहा है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है रेस्क्यू वर्क। आपको सबसे पहले इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएट में सबसे पहले जो नीडी है उसको देखना पड़ेगा, बाकी निकालना हमें सबको है। निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन जहां लाइफ सेव करने का मामला आता है वहाँ हमारा सबसे पहला फर्ज है लाइफ को बचाना। पूरे बिहार में हमारी 21 टीमें डिप्लॉयड है, जिसमें से मुजफ्फरपुर में हमारी एक टीम है। इसको दो सब टीम में बांटा गया है। एक विजय छपरा में भी यहाँ देख रहे हैं आप, दूसरा हमारा बांद्रा में है। वहाँ पर भी काफ़ी कुछ प्रभावित इलाका है जहाँ पे सुबह से ही रेस्क्यू वर्क चल रहा है, और वहाँ भी लगभग 50 के आसपास तकरीबन उतने नफरी को निकाला जा चुका है। खबर रक्सौल से, जहां सुगौली प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी का कटाव जारी है। यहां भवानीपुर गांव के महादलित टोला में नदी के कटाव से खौफजदा लोग अपने आशियाने को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, ताकि कटाव से पहले मकान को तोड़कर कुछ भी हिस्सा जो इसका बचाया जा सके। इस महादलित टोले में करीब 12 से अधिक घर नदी की धारा में समाहित हो चुके हैं। वहीं कटाव से विस्थापित परिवार जहां तहां रहने को मजबूर है। अभी कटाव पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा चिंता अपने आशियाना को बचाने की है। तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिवान और मधुबनी के बाढ़ की चपेट में आने के बाद बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 14 हो गई है। करीब 40 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की तरफ से राहत बचाव के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की दिक्कत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ये छपरा का पानापुर है और तस्वीरें बाढ़ के हालात को बताने के लिए काफी हैं। सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में आई बाढ़ ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1966 में आई प्रलयंकारी बाढ़ में भी जिन इलाकों में पानी नहीं भरा था, इस बार वहां भी पानी है। लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है और आना जाना मुश्किल है। सबसे अधिक प्रभावित पानापुर, मशरक और तरैया प्रखंड है। गोपालगंज की स्थिति तो और ज्यादा बदतर है। माझागढ़ में तटबंध टूटने के बाद कई पंचायतें जलमग्न हैं और लोग परेशान। वार्ड नंबर 4 का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह जलमग्न है और कई किलोमीटर पानी में चलने के बाद लोग तटबंधों पर पहुंचते हैं और वो जिला मुख्यालय में जा करके अपने जो ज़रूरी काम है वो निपटाते हैं। आप देखेंगे कि जो इस निमुया पंचायत का जो वार्ड नंबर 4 है और जितने भी घर हैं यहाँ पर सब झोपड़पट्टी है यहाँ पर, और जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। उनके जो झोपड़ियाँ हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। गोपालगंज में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में बाढ़ के पानी में डूबकर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के भी हालात छपरा और गोपालगंज जैसे ही हैं। बूढ़ी गंडक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से तटबंध के अंदर बसे शहरी क्षेत्र की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है और जिंदगी की नाव जुगाड़ के सहारे आगे बढ़ रही है। थर्मोकोल से जो बना हुआ डेंगी नाव है या फिर जो ट्यूब के सहारे जो तख्ता लगाकर आप देख रहे हैं, इनके सहारे ही लोग घरों से बांध तक या फिर बाजार निकल पा रहे हैं और ये समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।
जो बालू घाट का इलाका है, जो इसके अलावा जो दूसरे मोहल्ले हैं, बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की इस प्रकार की आबादी, सघन आबादी इस तटबंध के भीतर बसती है जो शहर से सटा हुआ है। दरभंगा में भी बाढ़ से मुसीबत कम नहीं है। पानी में घर द्वार सब डूब गया है। लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए एकमात्र सहारा नाव है। चिंता वाली बात यह है कि नाव पर क्षमता से काफी ज्यादा संख्या में लोग सवार हो रहे हैं, जो हादसे को न्योता देने जैसा है। तटबंधों पर शरण लिए लोगों की स्थिति कैसी है, सीतामढ़ी की इस तस्वीर को देखकर समझ लीजिए। घरों में पानी है, मजबूरन लोग NH 77 पर शरण लिए हुए हैं। पॉलीथीन से बना टेंट छत का काम कर रहा है। फुटपाथ के बगल की जमीन बिस्तर का। आप देख सकते हैं तस्वीर सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के ये थुम्मा गांव है, जहां बाढ़ के पानी के चलते लोगों का आशियाना उनसे छीन चुका है और लोग आज NH 77 को अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। क्या परेशानी है सर? परेशानी तो यही है कि जब पानी घर घर में घुस गया, रहने का जगह नहीं है, तो NH 77 पर पहुंचे हुए हैं। कोई भी देखने नहीं आए, कोई विधायक नहीं, मुखिया कोई सदस्य नहीं पहुंचे यहाँ देखने। सर प्रसाद मुखिया की तरह न जाने कितने परिवार सड़क किनारे रह रहे हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों के पास अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, गोपालगंज से मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। छपरा में बाढ़ राहत के दौरान कुव्यवस्था की खबरों के बाद प्रशासन की नींद खुली। सारण डीएम ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान कमियों को देखकर वो भड़क गए और मौके पर मौजूद सीओ और बीडीओ को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने सीओ को कहा कि वे बाढ़ राहत में भी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जो ठीक नहीं है। साथ ही डीएम ने राहत वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, छपरा में बाढ़ के बाद जो कुव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई थी, जो खबरें सामने आई थी, उसके बाद सारण डीएम खुद इसका निरीक्षण करने पहुंचे और यहां पर जब स्थिति को देखा तो बीडीओ और सीओ को जमकर फटकार भी लगाई है। पटना के मीठापुर में बर्फ फैक्ट्री में विस्फोट और अमोनियम नाइट्रेट गैस के रिसाव के मामले में प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करेगा। यूनिट मालिक के खिलाफ धारा 133 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 133 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये शक्ति दी हुई है कि यदि कहीं न्यूसेंस की शिकायत उसे मिलती है तो सभी पक्षों की सुनवाई कर न्यूसेंस हटाने का आदेश दे सकता है। पूरे मामले पर सदर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही और मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि मीठापुर बस स्टैंड के पास एक बर्फ फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद अमोनियम नाइट्रेट गैस लीक होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इलाका खाली करा दिया था। इसके बाद घनी बस्ती में बर्फ की फैक्ट्री चलने पर सवाल उठ रहे थे। उद्घाटन के 3 साल बाद भी औरंगाबाद के जरूरतमंद मरीजों को आईसीयू का लाभ नहीं मिल सका। 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार आईसीयू उद्घाटन प्रक्रिया के बाद आज तक कोमा में है, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। 20 अप्रैल 2017 को औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने जब सदर अस्पताल में नवनिर्मित आईसीयू का उद्घाटन किया था, तब उम्मीद जगी थी कि लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईसीयू का दरवाजा जो बंद हुआ वो आज तक बंद है। ऐसा तब है जब अस्पताल को न केवल ISO का सर्टिफिकेट हासिल है, बल्कि मॉडल अस्पताल का भी दर्जा मिला हुआ है। पिछले साल हीट वेव से हुई मौतों के बाद ये आईसीयू एक बार फिर से हॉट केक बन गया है और इसे किसी भी हाल में चालू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। का बेमतलब का ये है, मतलब का तब होता जब ये आईसीयू में यहाँ के नागरिकों का इलाज होता, यहाँ की जनता को इससे सुविधा मिलता, इसमें हॉस्पिटल से दवा सप्लाई होता। ऐसा कुछ नहीं है और बेमतलब का आईसीयू है। आईसीयू में लगी लाखों की मशीनें जंग खा रही हैं और लोग इलाज से वंचित हैं। न्यूज़ 18 ने जब डीएम से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने जल्द ही आईसीयू के चालू होने का भरोसा दिलाया।
और एनेस्थेटिक की पोस्टिंग नहीं थी, इसकी वजह से ये चालू नहीं हो पा रहे थे, पर अभी 4 लोगों की पोस्टिंग हो गई है और इसके अतिरिक्त 19 डॉक्टर हमारे यहाँ पे पोस्ट किए गए हैं। सभी नियमित डॉक्टर हैं और अगले कुछ समय में वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो उम्मीद है कि हमारा आईसीयू तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। करीब 2 करोड़ की लागत से बने इस आईसीयू को अगर चालू करा दिया जाता है तो न केवल यहाँ के मरीजों को फायदा मिलेगा, बल्कि अभी कोरोना संक्रमण सहित किसी भी आपदा की हालत में होने वाली मौतों को रोका जा सकता था। वहीं सरकार भी इन मौतों के बाद फजीहत से बच जाती। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।